हेलो स्टूडेंट, तो आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किन्हीं दो वेक्टरों का स्केलर या अथवा बिंदु गुणन कैसे होता है। ठीक है, क्या हम देखेंगे दो वेक्टरों का बिंदु गुणन। ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। केवल दो वेक्टरों का बिंदु गुणन क्या होता है और कैसे कैसे प्रक्रिया चलती है, इस सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चिंता मत कीजिए, समझ में आ जाएगा आपको, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, चलिए। अब चूंकि यहाँ पर देखिए हमें दो वेक्टरों यानी कि दो सदिश राशियों का गुणन करना है, तो सबसे पहले हम दो सदिश राशि ले लेते हैं। ठीक है, ये सदिश ए हो गया, ठीक है, और ये सदिश क्या हो गया, बी हो गया। समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, ये सदिश ए हो गया और ये सदिश बी हो गया। अब मान लीजिए ये दोनों थीटा कोण पर झुके हुए हैं। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी थीटा कोण पर झुके हुए हैं। समझ में आ गया। अगर हम इनका बिंदु गुणन निकालते हैं तो उसको हम इस प्रकार लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए बी कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, इसका बिंदु गुणन हो जाएगा, यानी कि अदिश गुणन हो जाएगा। समझ में आ गया। यदि ए व बी किसी थीटा कोण पर झुके हुए हैं तो उनका जो बिंदु गुणन हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जब भी बिंदु गुणन करेंगे उसके साथ हमारा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। ठीक है, कॉस थीटा जरूर आएगा। ठीक है, कॉस थीटा आएगा ही आएगा। समझ में आ गया। चलिए, समझ में आ गया इतना। चलिए, तो यहाँ पे इसकी मैं परिभाषा बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, कापी किताब उम्मीद करता हूँ आप लोग निकाले होंगे। ओके, तो दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल। ठीक है, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल यानी कि ए डॉट बी। ठीक है, किन्हीं दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि होता है। अभी मैं आगे बताऊंगा, पर फिलहाल आप परिभाषा लिखिए। ठीक है, दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक अदिश राशि है जो उन वेक्टरों के परिमाणों, ठीक है, जो उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जो उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ गया। हमने कुछ बाहर नहीं लिखवाया है, जो मैंने आपको बताया उसी का परिभाषा, उसी के हिसाब से मैंने आपको परिभाषा लिखवा दी है। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखवाया फिर से देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा है, किन्हीं दो सदिशों का जो अदिश गुणन होता है वह उन क्या बोलते हैं, वेक्टरों के परिमाण। ए बी क्या है, यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण है। ठीक है, उन दोनों वेक्टरों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण यानी कि जो थीटा कोण बन रहा है उसकी कोज्या यानी कि कॉस, क्या बोला है, थीटा की कोज्या यानी कि बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि ए बी कॉस थीटा। समझ में आ गया कि दो वेक्टरों का स्केलर गुणनफल एक सदिश राशि है जो उन वेक्टरों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आ गया। आप जब भी किसी दो सदिश राशि का बिंदु गुणन करेंगे या अदिश गुणन करेंगे तो वो जो प्राप्त राशि होगी वह सदैव क्या होगी, अदिश होगी। समझ में आ गया कि जब हम किन्हीं दो वेक्टरों का अदिश गुणनफल करेंगे तो उससे जो प्राप्त राशि होगी वह अदिश राशि होगी। इतना बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। चलिए, कुछ करना है नहीं, बस इसमें बस समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, यहाँ पर अगर हम लेते हैं कार्य, ले लेते हैं कार्य। ठीक है, कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है ना, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है, जहाँ पर एफ क्या है, बल है, ये क्या है, बल है, और ये क्या है, विस्थापन है। एग्जाम्पल है, समझने का प्रयास कीजिएगा। ओके, विस्थापन है। अब हम जानते हैं कि जो बल और विस्थापन दोनों क्या है, सदिश राशि हैं। दोनों क्या हैं, सदिश राशि हैं। और कार्य क्या है, अदिश राशि है। ओके,
अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किन्हीं दो बल व विस्थापन, किन्हीं दो सदिश का गुणन क्या हो रहा है, अदिश राशि प्राप्त हो रहा है। ठीक है, किन्हीं दो सदिशों का गुणन अदिश प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो F और S का जो गुणन होगा वो कौन सा गुणन होगा, बिंदु गुणन होगा। क्या होगा, बिंदु गुणन होगा। समझ में आ गया। यहाँ पर अगर कॉस थीटा यानी कि अगर इनके बीच का कोण बन रहा है तो मैं आपको उसको भी लेकर समझा देता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कोई यहाँ पर एक तल है, ठीक है, एक क्या है, तल है खूबसूरत सा। ओके, यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, क्या रखा गया है, वस्तु रखा गया है। अब हम वस्तु पर बल लगा दे रहे हैं, ठीक है, बल लगा रहे हैं। किस तरफ बल लगा रहे हैं हम, इस तरफ बल लगा रहे हैं, और वो बल लगाकर हमने वस्तु को यहाँ पर भेज दिया। ठीक है, बल लगाकर हमने वस्तु को वहाँ पर भेज दिया। तो आप बताइए कि बल किस दिशा में है, बल किस दिशा में है, इसी दिशा में तो है। और हम विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, विस्थापन भी तो होगा ना। जब हम बल लगा रहे हैं किसी वस्तु में तो विस्थापन भी होगा। और हम देख रहे हैं कि जो बल की दिशा है वही विस्थापन की दिशा है। ठीक है, जो बल की दिशा है वही विस्थापन की दिशा है, यानी कि जो F और यस इंटू मतलब डॉट प्रोडक्ट होगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर बताइए थीटा जब यानी कि दोनों एक ही दिशा में हैं तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 अंश होगा कि नहीं होगा, बताइए। थीटा बराबर 0 अंश होगा कि नहीं। तो हम जानते हैं ये थीटा बराबर क्या हो गया, 0 अंश। और हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है ना। कॉस 0 अंश का मान 1 होता है। तो ये क्या हो गया, F इंटू यस, और ये क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। यानी कि किन्हीं मतलब यदि बल F तथा विस्थापन S एक ही दिशा में हो, अर्थात जो थीटा बराबर वो क्या हो, 0 हो, तब कार्य क्या हो जाएगा, W बराबर वेक्टर F डॉट वेक्टर S, यानी कि F और S का बिंदु गुणन क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया सबको। चलो, ये हो गया हमारा बिंदु गुणन। बिंदु गुणन में क्या होता है, किन्हीं दो सदिशों का गुणन, किन्हीं दो सदिशों का बिंदु गुणन क्या होता है, अदिश राशि होता है। समझ में आ गया, हमेशा अदिश राशि प्राप्त होगा, सदिश राशि नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम देखेंगे गुण के बारे में इसके। ठीक है, गुण मतलब वो नहीं शुगर केन वाला, इसको बारे में क्या देखेंगे, प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टी। आप किसके पढ़ेंगे, डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणन का जो विशेषता होती है कौन कौन सी होती है। पहला विशेषता क्या होता है कि दो वेक्टरों का जो अदिश गुणन होगा वह क्या होगा, धनात्मक। ठीक है, क्या क्या होगा, धनात्मक भी होगा, शून्य भी होगा और ऋणात्मक भी होगा। कैसे होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, दो वेक्टरों का जो स्केलर गुणनफल या अदिश गुणनफल धनात्मक, शून्य अथवा ऋणात्मक तीनों हो सकता है। कब होगा, कैसी स्थिति में होगा, चलिए उसको देखते हैं। मान लीजिए, ठीक है, जो उन दोनों के दो सदिशों के बीच, यानी कि अगर मान लेते हैं वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच कोई थीटा कोण बन रहा है, ये वेक्टर ए मान लो, ठीक है, ये वेक्टर बी मान लो। उसके बाद उसके बीच में क्या बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है। अगर थीटा क्या हो, न्यून कोण हो, क्या हो, थीटा क्या हो, न्यून कोण, यानी कि न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 से कम। ठीक है, 90 अंश से कम होगा, न्यून कोण होगा। और हम जानते हैं कि जब 90 से कम होगा, यानी कि cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, तो हमें मान क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ये सब तो पता है हमें। ठीक है, जब थीटा क्या हो, न्यून कोण हो, तो cos थीटा धनात्मक होगा। तब क्या होगा, cos थीटा, तब cos थीटा क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ में आ गया है कि नहीं, बताइए जल्दी। तो cos थीटा धनात्मक होगा, अर्थात जो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर बी क्या होगा, धनात्मक होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जब थीटा क्या हो, न्यून कोण हो, यानी कि 90 अंश से कम हो, तो कॉस थीटा क्या होगा, धनात्मक होगा। और जब कॉस थीटा धनात्मक होगा तो ए डॉट बी, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होगा, अभी वो भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी दो स्थितियाँ और हैं, कब धनात्मक, कब शून्य, कब ऋणात्मक हो सकती हैं। चलो अगले पेज पे चल के उसको हम अच्छी तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरी स्थिति आएगी, जब थीटा समकोण हो, जब थीटा समकोण हो, अर्थात क्या हो, 90 अंश के बराबर हो। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश तो होता है।
तो तब यहाँ पर हम जानते हैं जो कॉस, क्योंकि हम जानते हैं गुणन में क्या आता है, कॉस आता है, कोज्या आती है, तो कॉस 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, तब जो कॉस थीटा होगा वह शून्य होगा, क्योंकि कॉस 90 अंश का मान शून्य होता है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी शून्य होगा। ठीक है, वेक्टर बी क्या होगा, शून्य होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, चलो देखते हैं, फिगर के माध्यम से देखते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ठीक है, ये कोई वेक्टर बी है, और इसके बीच का जो थीटा कोण है वो क्या है, 90 अंश के बराबर है। तो हम निकाल रहे हैं ए डॉट बी ना, तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 90 अंश, और हम जानते हैं कॉस 90 अंश का मान 0, यानी कि सब 0। 0 में 0 एक ऐसा संख्या है जो बड़े बड़े महारथियों को भी शून्य कर देता है, अपने बराबर लेके आ जाता है। तो क्या हो गया, कॉस थीटा यानी कि जो इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब तीसरी स्थिति कौन सी आती है उसको भी देख लेते हैं। ठीक, चलो देखते हैं। अब तीसरी स्थिति क्या होगी, जब थीटा, रुक जाइए, ठीक है, जब थीटा क्या हो, अधिक कोण हो। क्या हो, अधिक कोण हो सकता है ना, अधिक कोण, थीटा मतलब कोण बन रहा है, कुछ भी हो सकता है, यानी कि 90 अंश से अधिक हो जाए। क्या हो जाए, 90 अंश से अधिक हो जाए, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा ऋणात्मक होगा। कैसे होगा मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, ऋणात्मक है, तब क्या हो जाएगा, जब ये कॉस थीटा ऋणात्मक हो गया तो डॉट ए मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये सब आप पॉइंट आउट करते चलिएगा, कॉपी में नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा आपको अगर न्यूमेरिकल लगाओगे तो। ठीक है, क्या हो गया, जब थीटा क्या हो, अधिक कोण हो, तो ऐसी स्थिति में यानी कि जब कोण 90 अंश से अधिक हो तो कॉस थीटा ऋणात्मक होगा, तब ए डॉट बी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब कैसे होगा, चलिए उस पर डिटेल डिस्कस कर लेते हैं, बढ़िया से कर लेते हैं। ओके, कह रहा था कि जब थीटा क्या हो, अधिक कोण, यानी कि थीटा क्या हो 90 अंश से अधिक हो, यही तो कह रहा था ना, यही तो कह रहा था ना। और हमने चतुर्थांश में पढ़ क्या रखा है, बताइए। यहाँ पर सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर क्या होता है, साइन कॉसेक, ठीक है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होंगे केवल। ठीक है, और बाकी सब मतलब माइनस में होंगे। ओके, चलिए अब यहाँ पर चूंकि कह रहा है कि थीटा यानी कि कॉस थीटा का मान 90 अंश से अधिक है, यानी कि मान लीजिए अगर 20 अंश होता, ठीक है, थीटा बराबर क्या होता है 20 अंश, 90 से तो अधिक है 120 अंश, तो हम ले सकते हैं आप। ठीक है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, आप 150 भी ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा उसमें, बस 90 अंश से अधिक होना चाहिए, न 90 अंश के बराबर होना चाहिए, न 90 अंश से कम, क्योंकि कह रहा है। ठीक है, चलो थीटा बराबर ले लिया हमने 120 अंश, और हम जानते हैं अगर हम इसका कॉस थीटा निकालते हैं, यानी कि कॉस 120 अंश का मान निकालते हैं, कॉस 120 अंश का मान निकालते हैं, तो हम 120 को क्या ले सकते हैं बताइए, हम कॉस 120 को ले सकते हैं 90 + 30। ठीक है, और 90 + 30 यानी कि दूसरे चतुर्थांश में आएंगे, चौथे चतुर्थांश में आएंगे, हम दूसरे में आएंगे, तो 90 + 30 क्या होता है, कॉस 90 + थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। थीटा के स्थान पर क्या है 30 अंश, तो साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन 30 अंश, और यहाँ पर मान क्या हो जाएगा, -1/2। ठीक है, हमें मतलब किससे है, माइनस से। माइनस क्यों आया, इसलिए आया क्योंकि ये दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। साइन और कॉसेक धनात्मक होते हैं, बाकी सब जो वेरिएबल्स होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जब अधिक कोण हो तो कॉस थीटा ऋणात्मक होगा, और इन दोनों का जो वेक्टर ए वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट यानी कि अदिश गुणन होगा वो भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। समझ में आ गया कि नहीं, मैंने आपको पूरा खुल के बताया है, एक भी चीज़ मैंने आपसे छुपाई नहीं है। अब चलते हैं इसके दूसरे गुण के पास। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके दूसरे गुण के बारे में, हम आ गए हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसको भी मैं आपको पूरा खुल के बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए। ठीक है, दूसरा गुण क्या है, ये क्या होता है, क्रम विनिमय के नियम का पालन करता है। ठीक है, जो बिंदु गुणन होता है, ठीक है, वह किसका पालन करता है, क्रम विनिमय का पालन करता है। ठीक है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अभी आप लोग सोचोगे कि क्रम विनिमय नियम होता क्या है, चिंता मत कीजिए, बताऊंगा। ठीक है, किस लिए हूँ मैं, का पालन करता है। समझ में आ गया, पॉइंट आउट कर लीजिए, लिख लीजिए नोट। ठीक है, नोट बनाते चलिएगा, क्योंकि अपने मन से अगर नोट बनाओगे तो वो बहुत अच्छा होता है आपके लिए।
नहीं तो अगर मैं आपको नोट्स दे दूँ, PDF दे दूँ, तो बस किताब में मतलब केवल मोबाइल में रह के ही सड़ जाएगा, उसका कोई काम तो निकालोगे है नहीं, प्रिंट आउट करवाओगे नहीं। मान लो प्रिंट आउट करवा भी लेते हो तो उसको निकलवा के बस एक कोने पड़ा रहेगा, वो उसका कोई काम नहीं है। जब खुद से बनाओगे तो उसको पढ़ने का भी मन करेगा आपको। चलो यहाँ पे क्या होता है, जो बिंदु गुणन होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। चलें समझते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रम विनिमय नियम होता क्या है। यानी कि अगर हम ले लेते हैं, कोई लेते हैं 2 × 3, ठीक है, 2 × 3 लेते हैं तो ये भी क्या होता है 3 × 2, यानी कि एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है और उसका गुणन भी क्या आ रहा है 6, इसका भी क्या आएगा 6, इसका भी आएगा 6। समझ में आ गया। या हम उसका अगर ले लेते हैं 5 × 4 ले लेते हैं, 4 × 5 ले लेते हैं, तो किसके बराबर होता है 5 × 4 के बराबर होगा। यानी कि इसको अगर हम एक्सचेंज कर लेते हैं, 5 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 5 कर लेते हैं, तो भी मान क्या आता है, बराबर आता है, ठीक है। तो इसी नियम का पालन क्या करता है, क्रम विनिमय नियम करता है। अभी मैं बताता हूँ आपको एक एग्जाम्पल लेके, ओके। तो यहाँ पे अगर हम किन्हीं दो सदिश राशि ले लेते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, ठीक है। कहाँ पे लिखूँ भाई, बोलो कहाँ पे लिख दूँ। यहाँ पे लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अगर लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी कि ये भी क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है। अब आप इसे लिख लीजिएगा, नोट में लिखिएगा कि जो बिंदु गुणन होता है किन्हीं दो वेक्टर ए व बी की स्केलर गुणनफल यानी कि बिंदु गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, अर्थात करके इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब इसका प्रूफ मैं बताता हूँ कि कैसे पालन करता है, कैसे नहीं करता है, कैसे करता है, करता ही तो है ना। चलो अब इसको देखते हैं, नोट हो गया। चलो अब मान लिया यहाँ पर कोई एक क्या है, वेक्टर ए है, ठीक है, ये क्या है, वेक्टर बी है, ठीक। वेक्टर ए और वेक्टर बी हमने ले लिया और इसके बीच थीटा कोण बन रहा है। क्या कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, ओके। अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम ए डॉट बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए बी कॉस थीटा प्राप्त होता है। ये तो हम लोगों ने जानते हैं, ठीक है। समीकरण 1 मान लो, समझ में आ गया। हमने क्या निकाला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा, यानी कि ए व बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिमाण तथा थीटा के कोज्या का गुणनफल हमने निकाला, बिंदु गुणनफल, ठीक है। इतना तो हमें पता था। अब क्या कह रहा है, अगर हम निकालते हैं बी डॉट ए, क्योंकि हमें क्रम विनिमय नियम को प्रूव करना है, तो हम क्या निकालेंगे, बी डॉट ए। और यहाँ पर बी डॉट ए क्या हो जाएगा, बी डॉट ए यानी कि इतना कोण, थीटा कोण हम नहीं लेंगे, थीटा के कोण को हम छोड़ देंगे, यानी कि जो इतना कोण बचा हुआ है, फिर से एक बार अलग रंग से, यानी कि इतना कोण जो बचा है वो क्या हो जाएगा, ये थीटा हो गया। और पूरा कोण कितना होता है, पूरा कोण कितना होता है 360 होता है, इतना थीटा हो गया, बचा क्या 360 माइनस थीटा बचा कि नहीं बचा, बोलो 360 माइनस थीटा बचा कि नहीं बचा। जो इतना कोण बचा है वो क्या है 360 माइनस थीटा है कि नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी ए कॉस थीटा के साथ में क्या लिखेंगे हम, 360 माइनस थीटा, क्या लिखेंगे हम 360 माइनस थीटा। आर्टिकल को इतनी अच्छी जा नहीं रही है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा, केवल समझिए, ठीक है। हमने पहले क्या निकाला, ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, यानी कि इन दोनों का अदिश गुणन निकाला, क्या मिला हमें, ए बी कॉस थीटा। अब चूंकि हमें क्रम विनिमय नियम को सिद्ध करना है, तो हमने पहले हम क्या निकालेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, यानी कि उसको हम उसका क्रम चेंज कर लेते हैं और देखेंगे कि जो क्रम चेंज करने पर क्या यही मान आता है, क्रम चेंज करने पर क्या यही मान आता है। चलिए समझ में आ गया। चलो अब यहाँ पर आप ही बताइए, यहाँ पर कि मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, ओके, इरेज कर लेता हूँ, ये वाला इरेज कर लेता हूँ क्योंकि काम आएगा ना अभी। चलो इतना इरेज हो गया ना, काफ़ी है। चलो अब हमें क्या करना है, अब बताइए 360 माइनस थीटा, यानी कि बताइए, आप बताइए कि कॉस 360 माइनस थीटा का मान क्या होता है, कॉस 360 माइनस थीटा, यानी कि मैथ वाले स्टूडेंट बताएं जल्दी से, कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, जल्दी बताइए। तो कॉस 360 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये सब आपको पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, बी ए कॉस 360 अंश माइनस थीटा के स्थान पर कॉस थीटा लिख देंगे, ठीक है। आप बताइए क्या मिला, बराबर मिला कि देखिए यहाँ पर ए बी कॉस थीटा बराबर बी ए कॉस थीटा, अर्थात क्या हो गया, किन्हीं दो सदिशों का जो बिंदु गुणन है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। समझ में आ गया। अर्थात यहाँ पर समीकरण इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है,
समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अगले पेज पर चलते हैं, ऐड करो भाई पेज, ठीक है। दूसरे पेज पे चल रहे हैं, तो समीकरण 1 पहले देख लेते हैं कौन सा है। ये समीकरण 1 यहाँ पर है, रुको यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ओके। ये समीकरण क्या है, 1 है, और ये समीकरण हमारा 2 है, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से हम देखेंगे क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिल गया हमें, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए मिल गया हमें, ठीक है। इसको भी हाईलाइट में कर देता हूँ, बोलो तो लाल रंग से कर देता हूँ, ठीक है। ये हमें मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम इसके जो तीसरा गुण है, प्रॉपर्टी तीसरी इसकी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलो, इसकी जो तीसरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या है कि स्केलर गुणनफल वितरित नियम होता है, ठीक है। वितरित नियम क्या होता है, यहाँ पर पहले आप लिख लीजिएगा, उसको मैं समझाता हूँ, ठीक है। स्केलर गुणनफल वितरित होता है, ठीक है, वितरित होता है। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए कोई हम 3 वेक्टर ले देते हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ठीक है, कोई लेते हैं हम 3 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ले लेते हैं। तो अगर उनका हम अदिश गुणन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वो क्या किसके बराबर होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी, एक बार इसे जोड़ दो, बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। कुछ समझ में आया, कुछ समझ में आया, नहीं आया, समझिए जाके। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक, चलो देखते हैं। मान लीजिए हमें 4 का गुणा, ठीक है, 2x प्लस 3 से करना है, ठीक है। 4 का गुणा 2x प्लस 3 से करना है, तो हम चार कैसे गुणा करते हैं, सिंपल करते हैं, 4 का 2 से करते हैं, यानी कि 4 दूना 8x, 4 का 3 से करते हैं, प्लस 4 3 12, ठीक है। सेम उसी प्रकार इसमें होगा, कैसे होगा मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर वेक्टर ए हमने लिखा, ठीक है, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अभी हमें क्या करना है, वेक्टर ए का गुणा वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में करना है। तो क्या कर सकते हैं हम, पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए का गुणा वेक्टर बी में करेंगे, ठीक है। वेक्टर ए का गुणा वो भी क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि अदिश गुणन करेंगे। अब उसके बाद ए का सी से करेंगे, ए का सी से कर देंगे। समझ में आ गया। तो ये क्या होता है, वितरित नियम होता है, ठीक है। स्केलर जो गुणनफल होता है, यानी कि अदिश गुणन वितरित होता है, यानी कि सब में बट जाता है, यानी कि ए का बी से हो गया, बी ए का सी से हो गया। अगर डी होता तो भी ए का डी से होता। समझ में आ गया। चलिए ये हो गया। अब हम देखते हैं कि दो परस्पर, अगला, ठीक है, अगला ज़्यादा तेज पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। जिसकी अगली प्रॉपर्टी है, यानी कि इसका अगला गुण है, कौथा गुण है भैया, चौथा गुण है, ठीक है। तो यहाँ पर चौथा गुण क्या कहता है कि दो परस्पर, क्या, दो परस्पर लंबवत, दो परस्पर लंबवत। भैया आपको समझ में ना आए तो एक बार फिर से, एक लाल बत्ती होती है उसको आप पीछे कीजिए, आगे कीजिए, ओके, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। ना आ रहा है तो क्योंकि ये चीज़ जो चैप्टर है थोड़ा सा टफ लगता है सबको, उतना है नहीं, ठीक है, लेकिन आप 2-3 बार देखेंगे तो आप वो हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। चलो ये चौथा गुण मैंने लिख दिया, बोला नहीं तो बोल देता हूँ, ठीक है। दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल शून्य होता है। दो परस्पर लंबवत, ठीक है, दो परस्पर लंबवत, दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल शून्य होता है। मतलब क्या हुआ इसका, कि यदि मान लेते हैं ये क्या है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, इसके बीच थीटा क्या है, 90 अंश है, क्योंकि लंबवत बोल रहा है। तो अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। चूँकि कॉस 90 है तो थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे हम, 90 रखेंगे। तो ए बी और गुणे कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है, बराबर क्या होगा, 0 हो गया। समझ में आ गया। दो परस्पर लंबवत वेक्टरों का स्केलर गुणनफल शून्य होता है। इसमें तो ज़्यादा कुछ 3-5 करने वाला है नहीं है। चलो अगर हम इसकी 5वीं प्रॉपर्टी देखते हैं तो क्या होता है, लिख देता हूँ मैं, ठीक है। दो समांतर वेक्टरों, राइटिंग उतनी अच्छी जा नहीं रही है, ठीक है, वेक्टरों का स्केलर, समझ में आ रहा है ना, कमेंट कीजिएगा, ओके।
इंतजार रहता है आपकी कमेंट का। चलो, स्केलर गुणनफल उनके परिणामों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, अभी कैसे करा है, ये कैसे कह सकते हो कि दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उसके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। भैया नियम है, प्रॉपर्टी है इसका। चलिए भी देखते हैं कैसे कैसे होता है कि क्या क्या कह रहा है, बताइए। दो समांतर, जोश आ गया, ठीक है कमेंट सुनकर, ठीक है। दो समांतर वेक्टरों का स्केलर गुणनफल उसके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर हम वेक्टर डॉट वेक्टर ए बी निकालते हैं तो उसके परिमाण के बराबर होता है। समझ में आ गया, उसके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। अगर हम मान लेते हैं कोई वेक्टर यहाँ पर ए है, ठीक है, और कोई वेक्टर यहाँ पर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अगर हम इनका निकालते हैं तो बताइए थीटा कितना बन रहा है, जल्दी बताइए। इन दोनों के बीच कोण कितना बन रहा है, 0 अंश ना, यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया, 0 अंश है। ठीक है, तो अगर हम निकालते हैं ए डॉट बी निकालते हैं तो क्या होता है, ए बी कॉस 0 अंश हो जाएगा। ठीक है, ए बी कॉस 0 अंश हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कॉस 0 अंश का मान ए होता है, 1 होता है। ठीक है, कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर इसका जो गुणनफल वेक्टरों का जो अदिश गुणनफल हो जाएगा उनके परिमाणों के योग के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लेते हैं सदिश यहाँ पर समांतर थीटा बराबर 0 अंश है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक वेक्टर यहाँ पर ये और आ जाता है, एक स्थिति और यहाँ पर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं कि एक वेक्टर ए यहाँ पर है, ठीक है, वेक्टर बी एक यहाँ पर विपरीत दिशा में है। ठीक है, वेक्टर एक इस दिशा में है और वेक्टर बी इस दिशा में है। तो इस स्थिति में जो उनका गुणनफल होगा उनके ऋणात्मक दर के बराबर होगा। ठीक है, कैसे होगा ये देखते हैं। जब यहाँ पर देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश होगा। यहाँ पर थीटा बराबर 0 अंश नहीं होगा। ठीक है, थीटा बराबर क्या होगा, 180 होगा, चूँकि यहाँ पर देखिए दोनों विपरीत दिशा में हैं। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। तो अगर हम निकालते हैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी कॉस 180 अंश। ठीक है, तो ए बी कॉस 180 अंश का मान -1 होता है, तो ए बी क्या हो जाएगा, -AB हो जाएगा। ठीक है, ए डॉट बी क्या हो जाएगा, -AB हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। चलो चलें आगे बढ़ें। चलो अब इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि 6वीं प्रॉपर्टी क्या है, लिख देता हूँ। ठीक है, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से गुणन, उसी वेक्टर से स्केलर मतलब जानते हो, अदिश गुणन। ठीक है, स्केलर गुणनफल, ठीक है, उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। बताइए, आप लोग की वजह से मुझे इतना लिखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया, किसी वेक्टरों का उसी वेक्टर से गुणन, स्केलर गुणनफल यानी कि अदिश गुणन उस वेक्टर के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि यदि हम मान लेते हैं कोई वेक्टर यहाँ पर, अगले पेज पे चले, चलो नहीं तो गंदगी हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है, ठीक है, और अगर हम इसी से हम क्या कर लेते हैं, अदिश गुणन, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए कॉस। आप बताइए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, अगर हम वेक्टर ए का वेक्टर ए से अदिश गुणनफल करते हैं तो थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। ये लोग आप बताइए, आपसे ही करवाऊंगा इसे मैं आपसे ही करवाऊंगा। हो गया, देखिए यहाँ पर ठीक, बहुत बढ़िया। थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पर 0 अंश होगा। ठीक है, थीटा बराबर 0 अंश, यानी कि इस पर है, इसी का एक और गुणनफल करवा दो तो थीटा बराबर क्या होगा, 0 अंश। ठीक है, और यहाँ पर ए का ए क्या है, यहाँ पर परिमाण है, यहाँ पर सदिश राशि नहीं है ये ए। ठीक है, जो ये ए इंटू ए लिखा गया है, ए इंटू ए, ये इसकी राशि नहीं है, ये इसका परिमाण है, यानी कि वेक्टर ए और वेक्टर ए का परिमाण है।
ठीक है, और ए बी लिखा गया था, तो वो ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या था, परिमाण था, ना कि सदिश राशि था। ठीक है, परिमाण लेंगे, यानी कि अगर मान लीजिए बल का परिमाण दिया तो 2 न्यूटन, यानी कि दो न्यूटन। ठीक है, परिमाण था, समझ में आ गया, ध्यान दीजिएगा इसको। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और उसका एक गुणा में करोगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि ये जो नियम है वो क्या है, सही है बेटा, सही बताता ही हूँ। ओके, चलो, तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, बहुत ज़्यादा हो गया समय। ठीक है, अब अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।